अभी तक 94,000, जी हाँ 94,000 लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन किया है। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो जरूर कीजिए और ज्वाइन करते हुए ऊपर राइट कॉर्नर में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि उसके बगैर आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेंगे। अगर आप पहले ज्वाइन कर चुके हैं तो तब भी इस चैनल को खोल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और ये जो आपकी ज्वाइनिंग होगी ये कॉन्फिडेंशियल रहेगी, ना हमें पता होगा कि आपने ज्वाइन किया है, ना ही चौधरी निजामुद्दीन साहब को। तो आप मुकम्मल एतमाद के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं आज की अहम तरीन खबरों की तरफ। सबसे पहले तो एक पर्सनल गुजारिश आपसे रखनी है कि इस वक्त लाहौर और पूरे पंजाब में शदीद गर्मी की लहर है। जाहिर है इंसानों के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो इस गर्मी से बचें। आप सब ने भी अपना बचाव करना है, लेकिन उसके साथ साथ जो मासूम परिंदे और जानवर हैं उन पर आपने खसूसी ख्याल रखना है। पानी के ज़खायर उनके लिए कम हो जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि छाँव में उनके लिए कहीं ना कहीं पानी का और खाने का बंदोबस्त जरूर करें। वो भले परिंदे हैं या दूसरे जानवर हैं, जो आपके पालतू जानवर भी हो सकते हैं, दूसरे जानवर भी हो सकते हैं। लेकिन ये मौका है जब एकदम गर्मी आती है तो जाहिर है अरेंजमेंट्स जो शिफ्ट होती हैं वो बहुत ही सडन होती हैं सारी वेदर की, तो उसमें आपकी इंटरवेंशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो अपने इर्द गिर्द ख्याल रखिए और परिंदों के लिए और जानवरों के लिए पानी डालने का जरूर एहतमाम कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि वो छाँव में डालें, क्योंकि अभी टेम्परेचर जो है वो 45 तक फील्स लाइक जो है वो 45-46 तक पहुंच जाता है। तो वो पानी एक किस्म का बॉयल हो जाता है, उनके लिए वो पीने के काबिल रह नहीं जाता। अब आते हैं आज की दूसरी खबरों की तरफ। तो पहली खबर आपके सामने रावलपिंडी से रखते हैं, जहां कल रात गए अचानक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, तमगा इम्तियाज मिलिट्री और उनके साथ डीजी आईएसपीआर और उनके साथ सलमान इकबाल जो एआरवाई के रूहे रवा है और उनके साथ मोहसिन नकवी और कुछ और लोग जो है वो क्रिकेट का मैच देखने गए। आपको पता है कि जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया, तो उस वक्त उधर आईपीएल मनसूख हो गई थी, इधर पीएसएल के जो मैचेस थे उनको मनसूख कर दिया गया था। अब दोबारा रावलपिंडी में पीएसएल के मैचेस शुरू कर दिए गए हैं। याद कीजिए पीएसएल रावलपिंडी स्टेडियम में ही मैच होना था और उसके बिल्कुल बाहर इंडियन ड्रोन आकर गिरा था, जिससे लोग जख्मी भी हुए थे। बहरहाल अब वो पीएसएल को दोबारा शुरू कर दिया गया है। कल एक पूरा एहतमाम था दोबारा से, और एहतमाम वही था कि क्रेडिट लेने की भरपूर कोशिश है। और ये जो हाई टाइड मिली है हमें किसी तरह से, वो एक पंजाबी में मुहावरा है, बटेरा हाथ आ जाना, तो बटेरा हाथ आ गया हमारे। तो अब हम बटेरे को छोड़ना नहीं चाहते, उसमें से मैक्सिमम उसे मिल्क करना चाहते हैं। तो कल वहां पर हमजा अली अब्बासी साहब की खिदमत ली गई, उन्होंने होस्ट किया और वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए गए। अभी टेस्टर फेंके जा रहे हैं। डीजी आईएसपीआर पहले छोटे बच्चों के स्कूल गए थे, जहां वो सवाल पूछते रहे छोटे बच्चे और बच्चियों से, बच्चियां ज्यादा थी वहां पर, कि वो किधर है लोग जो कहते थे फौज अपना काम नहीं करती, देखें हमने अपना काम किया है। तो बच्चों क्या आप उनका एहतसाब करेंगे अब जो आपकी फौज को बुरा भला कहते थे? आप जरा खुद माइंडसेट सोचिए कि हम छोटी बच्चियों को अपनी सियासत के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं। हालांकि पूरा पाकिस्तान जो है, इवन जब इंडिया ने हमला किया तो हमारे और आपके जो सियासी इख्तलाफात हैं, क्योंकि आप एक सियासी जमात है डीजी साहब, आपके और हमारे सियासी इख्तलाफात किस कदर ज्यादा है, उसके बावजूद हमने बगैर आपके कहे, बगैर किसी के कहे और आप पर कोई एहसान नहीं किया। आइंदा भी ऐसा होगा तो कभी कोई एहसान नहीं होगा। सीना ठोक कर पूरी कौम जो है वो आपके साथ खड़ी हुई, वो इमरान खान की जमात के लोग हों, वो वैसे पाकिस्तानी हों, वो पॉलिटिकल पोजीशन होल्डर, कोई ना कोई पोजीशन होल्डर हो, या वो सहाफी हो, या किसी भी वॉक्स ऑफ लाइफ से हो, हर पाकिस्तानी ने सीना ठोक के आपका साथ दिया बगैर किसी इफ एंड बट के। यही हमारा तकाजा है कि आप भी बगैर किसी इफ एंड बट के जो आपका काम है वो आप करें, और जो आपने हल्फ ले रखा है कि आप सियासत के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, उस हल्फ की आप रूगर्दानी ना करें, जो कि आप लगातार कर रहे हैं। और अब तो आप छोटे बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। बहरहाल कल रात स्टेडियम के अंदर अजीब मनाजर थे। मुझे लग रहा था कि जनरल आसिम मुनीर, सिपा सलार जिंदाबाद के नारे भी लगवाए जाएंगे, लेकिन अभी रिस्क नहीं लिया गया। लेकिन आप देखेंगे, ये मैं अभी से आपको प्रोडिक्ट कर देता हूं कि अगले हफ्ते डेढ़ हफ्ते के अंदर ये काम भी किया जाएगा, क्योंकि ये जो स्पैन है ये मैक्सिमम 2 वीक्स चलेगा। क्योंकि जाहिर है इसमें, मैंने जैसे आपको बार बार बता रहा हूं कि इसमें मेजर शेयर एयरफोर्स का है, और एयरफोर्स हमेशा ना वो आइन तोड़ते हैं, ना वो बहुत ज्यादा क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। आपने देखा वो सटल काम करते हैं और सटल रहते हैं, पहले भी और बाद में भी। वो तो आप लोगों की मोहब्बत इतनी थी डीजी आईएसपीआर साहब के साथ कि जब एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद आए तो आपने उनकी मोहब्बत में कम इनके साथ जो आपको गिले थे, उस चक्कर में आपने उनको बहुत ज्यादा तरजीह दी, बहुत ज्यादा उनकी सताइश की, और फिर वो नेशनली क्या इंटरनेशनली भी ट्रेंड हुए, यहां तक कि उनको पालकी शर्मा को भी उनके ऊपर फेक न्यूज करनी पड़ी। पालकी शर्मा ने उन्हें क्रश नहीं बल्कि डिसअपॉइंटमेंट और एम्बेरसमेंट के साथ मुखातिब किया, कहा उन्होंने अंग्रेजी अच्छी नहीं बोली। अच्छा, अगर अंग्रेजी अच्छी बोली या बुरी बोली, ये इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि जो आपकी मुरम्मत की एयरफोर्स ने वो तो दुरुस्त की ना, वो आप यही समझ लीजिए कि वो हिंदी में किया या उर्दू में किया, तो अंग्रेजी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। तो बहरहाल वापस आते हैं, जो स्टेडियम है रावलपिंडी का, उसके अंदर जो कुछ हो रहा है वो प्योरली जो जनरल आसिम मुनीर के पॉलिटिकल अजाइम है कि वो अगले 10 साल यहां से नहीं हिलना चाहते। ये जो आपको ट्रक की बत्तियों के पीछे लगाया जा रहा है कि इमरान खान से बातचीत हो रही है, जेल में इमरान खान को किसी किस्म
की कोई ब्रीफिंग दी गई है। ये ब्रीफिंग हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन भेजी हो, लेकिन जिस तरीके से, जिस एहतमाम के साथ कहा जा रहा है ब्रीफिंग, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इतनी सेंस परवेल हो नहीं सकती और इतना दिलगुर्दा है नहीं कि ये जो बिला शिरकत गैर, ये जो बिला शिरकत गैर इनको इक़्तिदार मिला हुआ है इस वक्त, आसिम मुनीर साहब के शहबाज शरीफ अर्दली ही हैं, तो अब वो एक सही और असल वाला वज़ीर आज़म अपने ऊपर क्यों लाएंगे। तो इसलिए जनरल आसिम मुनीर साहब ने कल और DGISPR ने वहां पर भरपूर अपनी मसल फ्लेक्सिंग की है। और ये जो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट का ये जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसमें आपने देखा कि शरीफ फैमिली, जिनको जनरल आसिम मुनीर सबसे ज्यादा प्रमोट करते हैं, वो एक लफ्ज नहीं बोले। मरियम नवाज एक लफ्ज नहीं बोली, नवाज शरीफ एक लफ्ज नहीं बोले, शहबाज शरीफ एक लफ्ज नहीं बोले, उनके मुंह पर अभी तक मोदी का नाम नहीं आया। और हमें, जिन्हें जनरल आसिम मुनीर और उनके साथी जनरल्स बागी, गद्दार, कंप्रोमाइज्ड, रॉ का एजेंट, पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, हम सब ने दबाकर सपोर्ट भी की, मोदी का नाम किया, मोदी को घर तक छोड़ के आए, लेकिन उसके बावजूद वो जो है मरियम नवाज और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है वो अफजल है और बाकी जो पाकिस्तानी सारे हैं वो अदना है। हमें नहीं पता बाजी मरियम के पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है जो हमारे पास नहीं है। अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा जरूर कि वो काम, हम कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते जो बाजी मरियम कर सकती हैं। हम का मतलब मैं बाकी पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं कि बाकी तो मोदी पर कोई हमला भी करे फिर भी वो राका एजेंट है, गद्दार है, और बाजी मरियम और नवाज शरीफ नाम भी ना लें तो फिर भी वो आंखों के तारे हैं सारे के सारे। तो कौन सा ऐसा काम है, कौन सी ऐसी सलाहियत है जो उनके अंदर है जो हमें नहीं है? कॉमेंट्स में बताइएगा जरूर इस सारी बात के ऊपर। बहरहाल आगे चलते हैं। आगे वहां पर आपने देखा कि मैंने जैसे कहा कि पूरा सिस्टम ही कंट्रोल में है, तो क्रिकेट भी हमारे कंट्रोल में। आपने देखा कि कैसे एकदम आनन फानन हम वहां पहुंचे और ये भी इत्तलात है कि वहां पर काफी सारे लोग जो हैं वो लोकल जो हमारी रेजिमेंट्स थी वहां से आए, काफी सारे लोग तालीमी इदारों से उस स्टेडियम में भेजे गए, पहले से इंतजाम किया गया था ताकि भरपूर नारे लगें और लगे कि भरपूर तरीके से रिसेप्शन हुई। तो जो वहां पर क्राउड था वो आपको पता ही है कि मैच अचानक रिज्यूम हुआ, किसी के पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी, अचानक मैच हुआ और उसके बावजूद स्टेडियम के कुछ हिस्से खचाखच भरे हुए थे। तो आप खुद ही उसका मतलब समझ सकते हैं कि वो आनन फानन, वो जिन्नात नहीं थे, वो इंसान थे, वो कहां से लाए गए थे सिविलियन कपड़ों के अंदर और वो किस तरीके से नारेबाजी हो रही थी वो आपके सामने है। मोहसिन नकवी भी वहां पर छुपे छुपे बैठे थे, शर्मिंदा बैठे थे, पता नहीं वो क्यों शर्मिंदा बैठे, शायद जो उनकी परफॉर्मेंस है क्रिकेट में इस वजह से। हमजा अली अब्बासी साहब ने होस्टिंग की, बड़े लाजवाब उन्होंने नारे लगाए। दूसरी तरफ एक और काम हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट, वो ये हुआ कि शाहिद अफरीदी साहब भी अब मैदान में लाए गए हैं। आपको याद होगा वाघा बॉर्डर पर भी पहुंचे थे वो यूनिफॉर्म वगैरह पहन के, अब उनको दोबारा मैदान में लाया गया है और वो पहले तो शहबाज शरीफ से मिले और ना उन्होंने ख्याल किया अपने रुतबे का, ना शहबाज शरीफ साहब ने। चलें, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से हम ये कह सकते हैं वो कर्टसी में दोनों हाथों के साथ शाहिद अफरीदी का हाथ मिला रहे थे। अब उम्र में भी बड़े हैं, वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं आपके मुल्क के, और शाहिद अफरीदी ने सिर्फ एक हाथ दिया हुआ था, पता होते भी, क्योंकि दोनों हाथ उनके उन्हें टच कर रहे हैं। तो ना ही उनको वज़ीर आज़म के मनसब का ख्याल है और ना ही उस भाई साहब को ख्याल है कि मैंने अपनी जो रवायात है उसका क्या करना है। बहरहाल शाहिद अफरीदी साहब, आपको पता है कि इमरान खान गवर्नमेंट में हों, परवेज मुशर्रफ हों, वो भले जरदारी साहब हों, जो भी हो, उन्होंने एक पंजाबी में एक मुहावरा है, जिथे वेखा तवा परात उथे नचा सारी रात। वो शाहिद अफरीदी साहब के ऊपर बहुत ही माजरत के साथ पूरा आता है। जहां पर इन्हें कोई लाइमलाइट मिल सकती है, जहां पर बहुत शिद्दत से उनका दिल है कि उन्हें मोहसिन नकवी की जगह पर PCB का चेयरमैन बना दिया जाए, मरते फिर रहे हैं वो इसके लिए, और अब वो पहुंचे हैं। और फिर उनकी मुलाकात आर्मी चीफ के साथ नजर आई तो वो तो चुमियों पपियों तक चली गई। आर्मी चीफ को उन्होंने ये कान के नीचे, हमने सुना है यहाँ पर जो रगें होती हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, पता नहीं उन्होंने इसी जगह का इंतखाब क्यों किया, क्योंकि हमारे कल्चर में तो ये नहीं है। अरबियों के कल्चर में गाल शाल के ऊपर बोसा करना है, लेकिन उन्होंने आर्मी चीफ को गर्दन पर किस किया, बहुत ही वो ऐसे ही जैसे बिछड़े हुए बहुत देर के बाद मिले हैं। मतलब कि भरपूर किस्म की वो इस वक्त पॉलिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उन्हें PCB का चेयरमैन बना दिया जाए। तो मैं अभी प्रेडिक्ट कर देता हूं, जो हमारे चौधरी निजामुद्दीन साहब का मिजाज है और जो पिछले 75 साल में हमने देखा है, शाहिद अफरीदी साहब को जरूर कोई ना कोई ओहदा आने वाले दिनों में मिलेगा। ये अभी से आप मेरी प्रेडिक्शन रख लें। ये कोई मेरे पास इल्म नहीं है, उनकी जो पॉलिश मारने की सलाहियत है और जितनी जवामर्दी के साथ वो पॉलिश मार रहे हैं, अगले मोर्चों पर पहुंच के मार रहे हैं पॉलिश, उससे लगता है कि उन्हें बहुत जल्द कोई ना कोई पोजीशन जो है वो मिल जाएगी। पिछले व्लॉग में हमने आपके सामने खबर रखी थी कि इंडिया फिर से तैयारियां कर रहा है और अब वो पाकिस्तान के खिलाफ एक सफारती महाज के ऊपर अपना 7 रुकनी वफ्द भेज रहा है, जिसकी क्यादत जो कांग्रेस के MP हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, शशि थरूर, वो कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने उसको रिस्पॉन्ड किया है। शहबाज शरीफ साहब ने, जाहिर है उनको पाकिस्तानी मिलिट्री ने कहा कि आप भी ये करें। तो जनरल साहब के कहने पर शहबाज शरीफ ने सुबह फोन किया और बिलावल जरदारी को उन्होंने कहा कि इस तरफ से आप नुमाइंदगी करेंगे। अब जरा गौर कर लीजिएगा, मैंने कल ही कहा था व्लॉग में कि खुदारा अब ये कोई फेक किस्म के जो पॉलिटिशियंस हैं इनको ना भेज दीजिएगा, क्योंकि इंटरनेशनली लोगों ने सलाहियत देखनी है। अब जरा जो शशि थरूर है उनका और जो जरदारी साहब है बिलावल जरदारी, उनका कंपैरिजन अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि उन्होंने 29 साल, जी हां 29 ईयर्स उन्होंने अंडर सेक्रेटरी के तौर पर यूनाइटेड नेशंस में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है।
2007 या 9 में वो सियासत में आए हैं और एमपी बने, और अब ये एक्सपीरियंस भी उनका 15-16 साल का है एमपी का। लेकिन इसको छोड़ दें, उससे पहले उन्होंने पीएचडी कर रखी है अमेरिका की एक नामी यूनिवर्सिटी से, और इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर उनकी पीएचडी है, उनका डॉक्टरेट है। और उसके साथ साथ उन्होंने 29 साल अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद वो सियासत में आए हैं, 23 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, फिक्शंस, लिटरेचर, इन तमाम चीजों के अंदर उनका इंटरेस्ट है। विटी हैं, बहुत ही पाए के वो स्पोक्स पर्सन है, बहुत ही पाए के वो मुकर्रर हैं, बहुत ही बेहतरीन बोलते हैं और उनको खुदादाद सलाहियतें मिली हुई हैं। दूसरी तरफ हमारे बिलावल जरदारी साहब हैं, हालिया थोड़ी देर मतलब कोई 5-6 महीने में माशाल्लाह बड़े जाज़बे नजर लगना शुरू हुए हैं, कुछ काफी तब्दीली आई उनमें, लगता है उन्होंने बहुत एक्सरसाइज करना शुरू की है, या फिर कोई और अवामल होंगे, गर्मी शर्मी ज्यादा हो गई होगी पाकिस्तान में, क्योंकि एकदम ऐसे उन्होंने अपने आप को स्लिम एंड स्मार्ट किया, ऐसे जैसे आम के अंदर से गुठली निकाल दें। ये मैं कोई तज़ीक अमेज लहजे में नहीं कह रहा, मैं वैसे इतना फर्क पड़ा ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इतना ज्यादा फर्क पड़ा, इसके अलावा और मैंने कोई फर्क नहीं देखा। ये उनकी पर्सनैलिटी में कम से कम बहुत वाज़ेह फर्क आया है। बाकी उर्दू वो अभी भी वैसे ही बोलते हैं जैसे जब हम ताजे बरतानिया के अंडर थे तो वाइस राय इधर आके हिंदी और उर्दू जिस तरह की बोलते थे वैसी तभी भी बोलते हैं। आप गूगल करें तो गूगल या चैट जीपीटी पे इन पर रिसर्च करें तो चैट जीपीटी और गूगल भी कहता है कि इनकी इंग्लिश में ब्रिटिश एक्सेंट जो है वो बहुत वाज़ेह है, मतलब पूरी दुनिया समझती है कि ये ब्रिटिशर ही हैं बेचारे बोलने में, पाकिस्तान में तो हुकूमत करने के लिए मजबूरी है, फंसे हुए हैं। तो एक तरफ मिस्टर थ्रोर जो, बल्कि डॉक्टर थ्रोर जो कि इंटरनेशनल पाए के एक सेल्फ मेड आदमी है, पूरी जिंदगी गुजार के यहां पहुंचे हैं। दूसरी तरफ हमें एक झूठी सच्ची वसीयत में, जब हम छोटे से बच्चे थे तो हमारे नाम पर एक पार्टी निकल आई, फिर अब्बा जी ने दुकान को संभाल के रखा, जब हम इस काबिल हुए थोड़े से बड़े तो दुकान हमारे सुपुर्द कर दी गई, मीन फैमिली लिमिटेड जो काम चल रहा है, तो अब ये जाकर इंटरनेशनली पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये हैं चौधरी निजामुद्दीन साहब के वो नगीने जिनको इन्होंने चुन रखा है और जिनसे ये काम लेना चाहते हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने आजकल क्योंकि मामला चल रहा है, नवाज शरीफ साहब को भरपूर तरीके से क्रेडिट देने की कोशिश की जा रही है। नून लीग कह रही है, एक तरफ शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मैं हल्फ देता हूं कि मेरे सामने जंग की सारी प्लानिंग आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री ने की, दूसरी तरफ अजमा बुखारी, सदीकी साहब जो है सेनेटर, वो सब ये कह रहे हैं कि इसका सारा डिजाइन, सारी प्लानिंग नवाज शरीफ ने की। ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से ये कोशिश नहीं करते, उसी तरह का काम पहले भी ये कर चुके हैं। वो जो डंटोनिक साहब हैं उन्होंने एक दफा कहा कि इंडिया ने 5 धमाके किए, पाकिस्तान ने भी वापस 5 धमाके किए। जब नवाज शरीफ साहब घर गए तो उन्हें अचानक याद आया, ये आपने गौर करना है, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते, ये सारे ही ऐसे। उन्होंने कहा कि इंडिया ने 5 एटमी धमाके किए, पाकिस्तान ने भी 5 एटमी धमाके किए। फिर नवाज शरीफ साहब घर आए तो उन्हें याद आया कि तो बराबर हो गए, हमने तो एक ज्यादा करना था, तो उन्होंने धमाका कर दिया। नहीं, घर पे नहीं किया, आप सब परेशान हो गए होंगे कि खाना ज्यादा खा लिया होगा, कोई डकार शिकार मार दिया होगा, कोई बर्फ आ गया होगा, तो आपको लग रहा होगा कि घर पे धमाका कर दिया। नहीं, उन्होंने ये कहा है, इतना भी अभी काम आगे नहीं बढ़ा, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने सुबह फिर छठा धमाका किया। तो इनको ये लगता है, मतलब दही भी जवानी हो, आपने दही बनानी हो उसको भी वक्त लगता है, प्लानिंग लगती है। मतलब एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते और बाकियों को भी बेवकूफ समझते हैं। इनको लगता है कि पाकिस्तान ने 5 धमाके करने का अरेंजमेंट किया था, रात को मियां साहब घर गए, अचानक उन्हें लगा छठा करना है, उन्होंने फोन उठाया, उन्होंने कहा कि उतों दुकान तो शहबाज जड़ा है ना वो आधा किलो दही लेना आए, मीन के वो दही लाना था जो जाके दुकान में से ले आए। या उधर डॉक्टर अब्दुल कदीर, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनके दर्जात बुलंद करे, वो और उनके साथियों को उन्होंने फोन किया कि एक मिठा पान सवेरे उड़ला दो जनाब। मीन एटमी धमाका नहीं था कोई, आपने बस ब्रेड खरीदनी थी दुकान से, सारे उसकी पूरी एक प्लानिंग की जाती है, पूरा सिस्टम एक ऑर्गेनाइज किया जाता है। मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन इतनी कम से कम बेसिक कॉमन सेंस तो है ना कि उसके लिए एक पूरा लंबा चौड़ा, लाइक इट टेक्स टाइम, फ्यू डेज तो लगेंगे कम से कम। लेकिन उन्होंने कहा कि सुबह उन्होंने छठा धमाका कर दिया, बराबर कर दिया। उस पर डॉक्टर कदीर खान साहब ने क्या कहा था उस वक्त अपने एक इंटरव्यू में, ये जरा सुनिएगा पूरे का पूरा, इनका जो दावा था और उनका जो इनको जवाब था वो सुनिएगा। नवाज शरीफ साहब बारहा कहते हैं कि अगर मैंने फैसला ना किया होता, अमेरिकी दबाव ना बर्दाश्त किया होता तो पाकिस्तान कोवर्ट से ओवर्ट न्यूक्लियर पावर न बनता। आपकी असेसमेंट चाहिए जी। अब ये तो सब तारीफ को पता है, आप एडम जफर साहब से पूछ लीजिए क्या पूरी एनजीओ किसने बनाया। नवाज शरीफ साहब तो पटाखा भी नहीं फोड़ सकते थे, वरना फोड़ने के काबिल हैं। इनमें तो इतनी भी सलाहियत नहीं थी कि जब मिसाइल फायर हुई, इतना बड़ा वो कारनामा था पाकिस्तान के लिए, बैलिस्टिक मिसाइल गोली फायर हुई, तो भी कोई नहीं आया खड़ों के देखता। और जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुई तो भी, हालांकि इतना अहम मामला था, मुल्क पार बन था, जहाज में बैठ के आते, आधे घंटे का काम था, लेकिन जरूरत नहीं हुई कि आकर देखते थे। ये बात सब सुन लिया आपने। उन्होंने कहा इनको इतनी तौफीक नहीं हुई कि जब मिसाइल चला ये तब आके उसको देख लें, जब एटमी धमाके हुए तो तब आकर ये जो कंट्रोल सेंटर था उसमें आकर बैठ के देख लें। चले वहां नहीं तो थोड़ा दूर रह के किसी सेफ जगह पर देख लेते, लेकिन वो मियां साहब के तो अपने धमाके निकल गए होंगे ये सोच के कि धमाका हो रहा है, वो किसी और तरफ को चल पड़े होंगे। तो ये वो तरीका है, ये लूमड़ को शेर बनाकर बेचने की जो कोशिश है नून लीग की, ये बहुत पुरानी होगी। अच्छा आगे चलते हैं जी। अगली जो खबर आपके सामने रखनी है
वो इरफान सिद्दीकी साहब हैं, सेनेटर हैं, जो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जो पूरी जंग का डिज़ाइन उन्होंने बनाया वो उस्ताद मोहतरम भी है। इनको एक कलीदी हैसियत हासिल ये है कि ये उस्ताद मोहतरम है आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री साहब के। और इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि जो नवाज शरीफ है वो मेरे अंदर बोलता है। आप ये ना कहें कि नवाज शरीफ बोला नहीं, आप ये ना कहें नवाज शरीफ ने इंडिया पे कोई बात नहीं की। जब मैं बोलता हूं तो नवाज शरीफ बोलता है। अल्लाह ही खैर करे। आप लोगों ने कोई, मेरा मतलब मैं क्या कहूं, दोनों बुजुर्ग हैं, मैं क्या कहूं, मतलब दूर ही निकल गए आप जरा कोई प्यार मोहब्बत में आप यकजान नहीं हो गए। मेरा मतलब क्या इस पर तज्जिया करूं, रुकी जाऊं तो बेहतर है। आपके एहतराम में रुक जाता हूं सिद्दीकी साहब, लेकिन वो बात दूर ले गए। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर वो बोलते हैं और हर नून लीगी के अंदर। तोबा नौज़बिल्लाह, ये तो खुदाई किस्म की आप दावे नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि हर नून लीगी के अंदर नवाज शरीफ बोलता है। अल्लाह ही खैर करे ये दावे जो है। बहरहाल आगे इरफान सिद्दीकी साहब, मैंने आपको पहले भी कहा था कि लोगों के बच्चे बिगड़े होते हैं, हमारे बाबे बिगड़े होते हैं। ये जरा एक क्लिप देखिए, ये आज सेनेट में तकरीरें करते हुए मोहतरम जो है ये क्या फरमा रहे हैं। पता नहीं ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता नहीं हूँ। कर, जो भी आप सोच रहे हैं हाँ, मैंने कहा आप यहाँ बैठ के भी बड़ी खूबसूरत लगती हैं, वहां भी बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। तो बहुत बहुत आपकी शुक्रिया बात का सिद्दीकी साहब। ये आपने देख लिया, मैं इस पर कोई और तजिया नहीं करूंगा। उन्होंने कहा भी मोहतरमा ने आगे से कि आप रहने दे, मत कहें, लेकिन वो नहीं रुके। उन्होंने क्या डाला जो उन्होंने कहना था, क्योंकि उनके अंदर नवाज शरीफ बोलता है। इसे याद कीजिए, अभी उन्होंने हमें बताया कि मेरे अंदर नवाज शरीफ बोलता है। तो इस एतबार से ये जो भी फ्लर्ट शलर्ट हो रहा था, ये इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब ही कर रहे थे, इरफान सिद्दीकी साहब नहीं कर रहे थे। आज के बाद इरफान सिद्दीकी साहब जो भी कहें, आपने यही समझना है कि उनके अंदर नवाज शरीफ बोल रहा है। उसके बाद पीएमएलएन ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक बहुत बड़ा एतराज किया इंडिया पर, और उनको ये कहा है कि आप लोग किस कदर गासिब मुल्क हैं, किस कदर बुरा मुल्क हैं, किस कदर बुज़दिल हैं, किस कदर कमजोर हैं कि आपने पाकिस्तानियों के ट्विटर अकाउंट इंडिया में बंद कर रखे हैं। आगे से इंडिया वालों का हासा निकल गया होगा, वो मुस्कुरा दिए होंगे कि हमने तो पाकिस्तानियों के, ज़ाहिर पाकिस्तान हमारा एक अपोनेंट है या एक रवायती जो हरीफ है और दुश्मन कह लें आप उसे, तो उनके ट्विटर अकाउंट बंद करना तो कोई अजूबे की बात नहीं है आजकल के माहौल में। तो उन्होंने कहा आपने तो अपने हमवतनों के ट्विटर अकाउंट नहीं, पूरा ट्विटर ही बंद किया हुआ था। तो मतलब आप देखेंगे, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते, इनको एहसास भी नहीं होता कि ये ताना हम किसी को दे सकते हैं या नहीं। जो कुछ हम कर चुके हैं उसके बाद ये ताना हम देने जोगे हैं या नहीं। अगली खबर गुजरावाला से है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी गुजरावाला छावनी का उन्होंने दौरा किया। आर्मी चीफ यहां भी पहुंचे हैं और मोहसिन नकवी साहब भी साथ थे। सदर ममलकत ने मार्का हक की, अब ये नहीं पता, कई नाम रखे हुए हैं, मार्का हक भी कह रहे हैं। मेरा ख्याल अब जाकर एहसास हुआ है कि वो जो नाम रख लिया था ऑपरेशन का वो बहुत ही मुश्किल था। वो आम पाकिस्तानी, जाहिर है अरबी हमारी मादरी जुबान नहीं है, तो नाम बहुत सारे पाकिस्तानियों से वो नहीं लिया जा रहा, या तलफ़ुज़ ठीक नहीं है, याददाश्त में नहीं रहता। तो अब मार्का हक कहना शुरू किया है और उसकी कामयाब तकमील में पाक अफवाज की मिसाली पेशावराना महारत और आला किरदार को सराहा। दोबारा फिर आर्मी चीफ वहां मौजूद थे, सारा क्रेडिट उन्हीं को ही है। एयरफोर्स बेचारी फिर मिसिंग है, उनके साथ कोई मामला जो है वो है नहीं। गुजरावाला में हमें समझ नहीं, क्योंकि गुजरावाला के करीब मुरीद के पे मिसाइल लगा था। हमने तो इस तरफ से मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ऐसा किया, कोई टेंशन नहीं चले। लेकिन बहरहाल फिर भी अगर सदर साहब को भी आई हुई थी ये चीज कि उन्होंने भी मुबारक देनी थी। और दूसरी साइड तो मैंने आपको बताया ना कि इस टाइम क्रेडिट समेटने में हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, तो इस मामले में क्या कहा जा सकता है। अगली खबर वो भी इंटरेस्टिंग है, वो है जी मरियम औरंगजेब साहबा का बयान। पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बगैर मजा नहीं आएगा। मैं वज़ीर आला पंजाब को खराजे तहसीन पेश करती हूं। जिस वक्त हमारी अफवाज सरहदों पे जंग लड़ रही थी, किसके खिलाफ लड़ रही थी दोबारा कोई जिक्र नहीं, ना मोदी का, ना इंडिया का, ईरान के साथ लड़ रहे थे, अफगानिस्तान के साथ, चीन के साथ, किसके साथ नहीं, कोई जिक्र नहीं। जिस वक्त हमारी अफवाज सरहदों पे ये जंग लड़ रही थी, उस वक्त वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब की सिविल डिफेंस के अदारों को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, रेंजर्स को और पुलिस को, हस्पताल, स्कूल्स और कॉलेजेस की इंतजामिया को हदायत जारी की कि वो अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हो जाएं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ये जो अहकाम जारी हुए हैं इस पर वो खराज तहसीन पेश कर रही है। मैं पंजाब गवर्नमेंट में रहा हूँ, जब भी जंग के हालात बनते हैं तो ये चीफ सेक्रेटरी का रोल होता है। तमाम आपके जो सिविल डिफेंस, आपकी एजुकेशन, आपका हेल्थ, वो चेक करते हैं मुल्क के अंदर बुनियादी दवाइयाँ हैं, पानी के ज़ख़ीरे हैं, अनाज के ज़ख़ीरे हैं, एक बेसिक किस्म की वो एक मीटिंग होती है, चीफ मिनिस्टर भी उसमें होते हैं। सारा काम ब्यूरोक्रेसी ने करना होता है, चीफ मिनिस्टर का कोई काम उसमें नहीं होता है सच। लेकिन उन्होंने खराज तहसीन पेश कर दिया। शुक्र करें कहीं इसमें कोई तमगा इम्तियाज मिलिट्री या कोई और निशान वगैरह नहीं मरियम नवाज साहबा को दिलवा दिया, क्योंकि जितनी उनकी खिदमत है बनता तो है, रही भले वो खामोश है। और अब हमें ये पता चल रहा है कि उन दिनों में जब वो खामोश थी, हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, कोई खास कार्रवाई वो कर रही थी, उस कार्रवाई को आपके सामने रखेंगे एक आध दिन के अंदर। बाहर से कोई शायद मेहमान आए हुए थे, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि वो कहां से आए थे और क्या हो रहा था, उस पर वर्किंग कर रहे हैं। मजीद इन्फॉर्मेशन आ जाए तो आपके सामने उस इन्फॉर्मेशन को रखेंगे। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।